गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये एक नए चैप्टर पर बात करेंगे, नए टॉपिक पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। उसके पहले आप एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारे चीज़ों को, डिफरेंशिएशन के सारे स्टेप्स को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग इसमें देखेंगे। ये बोर्ड में पहले तो क्वेश्चन इससे बहुत कम आते थे, नहीं आते थे, लेकिन इधर एक आध साल क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और टॉपिक है हमारा सिलेबस में। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हर टॉपिक को अच्छे से समझ लिया जाए। तो आइए इस थ्योरम में हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम हमको क्या कहता है। थ्योरम आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। थ्योरम को पहले समझ लेना जरूरी है। ये थ्योरम कहता है, इसमें दो थ्योरम है, एक है रॉल्स थ्योरम और एक है मीन वैल्यू थ्योरम, या इस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको एमवीटी बोल सकते हैं, एमवीटी और एलएमवीटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा आरएल, आरएल मीन्स रॉल्स थ्योरम। ये थ्योरम कहता है, पहला रॉल्स थ्योरम को देखा जाए तो ये थ्योरम कहता है कि लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए टू बी रिलेटेड टू आर बी अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी such that if A equals to if B, where A and B are some real numbers, then there exists some C कोई रियल नंबर है in open interval AB such that f dash C equals to 0। अब इसका समरी लैंग्वेज में तो इतना है। अब इसको समझने के लिए, समरी याद करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन एक क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइंड है, या रेंज आपका दूसरा भी कुछ हो सकता है, रियल नंबर के अलावा भी कोई दूसरा सेट दिया जा सकता है। तो रियल नंबर में जब डिफाइंड होगा तो ही यह बात आएगी। अगर यहां पर रियल नंबर नहीं दिया हो, दूसरा नंबर दिया हो, तो ये थ्योरम लागू हो भी सकता है कुछ कंडीशन में, कुछ में नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये को डोमेन का रियल नंबर होना जरूरी है। डोमेन आपका कोई भी एक इंटरवल हो सकता है जो क्लोज इंटरवल के रूप में है, और इसमें कंडीशन क्या है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए इसी क्लोज इंटरवल में, ए बी में आपका कंटिन्यूअस। तो याद रखने के लिए कॉस से क्लोज और कॉस से कंटिन्यूअस, रॉल्स थ्योरम में पहला केस, तीन केस इसमें मिलेंगे तभी रॉल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो पहला केस है कि कॉस से क्लोज और कॉस से कंटिन्यूअस, यानी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो बेसिकली ओपन इंटरवल से ही करते हैं। क्लोज इंटरवल में एंडिंग पॉइंट आ जाता है, इसलिए कर्व भी एंडिंग पॉइंट से शुरू होकर के और बीच में बनता है। तो बीच के सारे पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल होने का मतलब कि डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए और शार्प इंड भी नहीं होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी में आप पढ़ चुके हैं कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, अगर शार्प इंड बनता है कंटिन्यूअस होते हुए भी तो उस पॉइंट पर भी वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और एक तीसरा कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी पॉइंट ए जो इस इंटरवल का लोएस्ट पॉइंट है और बी इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और हाईएस्ट पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तीन कंडीशन कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी। तो कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिसके लिए, और कहां सी पॉइंट होगा, तो ए और बी के बीच में होगा ओपन इंटरवल में, जिसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू
0 होगा। और एफ डैश सी का वैल्यू 0 होने के लिए कंडीशन है कि सी कहाँ से होना चाहिए, तो सी कोई भी रियल नंबर होगा और किसके किसके बीच में, तो ए और बी के बीच में होगा। यानी समझने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए लेस देन सी और सी लेस देन बी, ये बात आती है। तो अब इस बात का ज्योमेट्रिक मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई कर्व है, ये आपका एक्स हो गया, एक्स डैश, वाई डैश 0 है। अब मान लीजिए कि ऐसे कोई कर्व चला गया। अब सपोज कीजिए कि यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं ए और एक पॉइंट लेते हैं यहां पर, कर्व को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं हम लोग, और यहां पर इसी के सामने एक पॉइंट लेते हैं बी, ये बी पॉइंट है, यहां पर कर्व है, शार्पिंग नहीं है। तो अब इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये एफ एक्स आपका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के लिए यहां x का वैल्यू एक a दिया हुआ है और एक b दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की अगर बात करें तो पूरा कर्व कंटिन्यूअस भी है और शार्प पिंड नहीं बना रहा है, तो डिफरेंशिएबल भी है। और साथ में इसका जो वैल्यू है यहां पर, ये जो वैल्यू है आपका एफ ए के बराबर होगा, और इसी के ठीक सामने वैल्यू ये एफ बी भी है, ये इक्वल है एफ बी की। तो इस नियम के अनुसार कहता है कि यहां और यहां ए और बी के बीच में कम से कम एक, एटलीस्ट 1 सी होता है, सम सी, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम एक जगह ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू 0 होगा, यानी डी एफ सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। और आपको ये पता है, पहले से आप जान चुके हैं कि जो भी डैश होता है तो बेसिकली उसके स्लोप का वैल्यू देता है, और स्लोप मतलब tan थीटा का वैल्यू देता है। तो यहां पर एफ डैश सी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो देखिए यहां और यहां के बीच में जो कर्व है तो बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे मेरे फिंगर के हिसाब से देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि अगर हम यहां पर कोई पॉइंट लें और इस पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचे तो ये टेंजेंट लाइन यहां पर इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये सी हो जाए। जहां पर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहां और यहां के बीच में कम से कम एक पॉइंट मिला। ये ऐसा भी हो सकता है कि कर्व एक से ज्यादा बार चला जाए तो वहां एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट निश्चित रूप से होगा। कब, तो जब ये 3 कंडीशन फुलफिल हो कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। अब इसके बाद दूसरा थ्योरम कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, या ये भी कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम मेन थ्योरम हो गया, और इसी का एक कंडीशनल फॉर्म हो जाता है रॉल्स थ्योरम। इस बात को हम लोग आगे इस टॉपिक के बाद देख लेते हैं कैसे होगा। तो पहले यहां देखा जाए, ये कहता है मीन वैल्यू थ्योरम में या लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में कि लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी रिलेटेड टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सेम पहले वाला केस है, and differentiable on open interval AB, then there exists some point C, वो भी AB ओपन इंटरवल में रहेगा, जिसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। तो ये कंडीशन अब जो दे रहा है हमको, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ये जो कंडीशन दिया इसका भी जियोमेट्रिक मीनिंग हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए कि ऐसे हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश हो गया, वाई, और यहां पर ओरिजिन हो गया। तो और इसमें मान लीजिए कि कोई कर्व ऐसे चला गया। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट ले लिए बी।
तो ए और बी पॉइंट है, तो यहां से क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो इस कंडीशन में आपको एक जगह कम से कम ऐसा मिलेगा जिसके लिए कह रहा है कि एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एफ बी माइनस एफ, तो एफ ए हमारा यहां हो जाएगा, ये हो गया हमारा एफ ए, और यहां पर जो आएगा वो क्या हो गया हमारा एफ बी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एफ बी माइनस एफ ए, तो ये ऊपर हो गया और बटा के नीचे क्या हो गया बी माइनस ए। तो ये कुल मिला करके क्या दे रहा है कि इस लाइन का एक स्लोप दे रहा है, और वह स्लोप किस सेंस में है, तो देखिए यहां से इसको हम मिला देते हैं, ये लाइन, इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं कि ए एफ ए, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, तो ए और एफ ए। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ क्या, तो इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि बी और एफ बी। तो ये कहता है कि आप जानते हैं कि अगर स्लोप निकालना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्लोप निकालने के लिए आप जानते हैं कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो उसी तरीके से y2 के जगह पर एफ बी माइनस y1 के जगह पर एफ है, तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ कि एफ बी बाई एफ बी और माइनस एफ है। और उसी तरीके से फिर यहाँ x2 माइनस x1, तो b माइनस a, तो यहाँ पर हो गया आपका b माइनस a। तो ये स्लोप हो गया किसके नियम से, कोऑर्डिनेट सिस्टम के नियम से। तो अब ये आपको पता है कि इस लाइन के पैरेलल आप जितना भी लाइन खींचेंगे तो हर पैरेलल लाइन का स्लोप इसी के स्लोप के बराबर होगा। तो इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप आपको मिला है, और बेसिकली ये लाइन कैसा है, तो ये टेंजेंट लाइन, ये सेकेंड लाइन है, तो इस सेकेंड लाइन का स्लोप किसके बराबर हो रहा है, तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर हो रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार। और कैलकुलस के अनुसार वो स्लोप कितना होना चाहिए, तो एफ डैश सी के बराबर किसी पॉइंट सी पर। तो उसके लिए कंडीशन इसके बराबर कब आएगा, तो कहने का मतलब कि यहां से लेकर के इस पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं कम से कम आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से जो टेंजेंट खींचा जाएगा वो टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल होगा। तो देखिए इसके पैरेलल यहां से हम टेंजेंट खींच सकते हैं, ये टेंजेंट अगर खींचे तो ये टेंजेंट आपका इसका पैरेलल हो गया, यानी जितना स्लोप यहाँ है उतना ही स्लोप यहाँ मिलेगा। और ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट है इस पॉइंट को आप सी लेंगे, तो ये सी पॉइंट कम से कम कहाँ मिला, ए और बी के बीच में मिला। इसमें मिला था ए और सी के बीच में मिला था, जहां पर वो पैरेलल हो जा रहा था। तो ज्योमेट्रिक शेप इसका यही होता है। अब इसमें हम लोग एक टॉपिक पर बोले थे कि एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल केस होता है रॉल्स थ्योरम। तो आप देख रहे हैं, सीधी सी बात है कि एफ डैश सी का वैल्यू देख रहे हैं कि एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये तो होता है मेन थ्योरम है। अब देखिए कि इस, और ये बात कब होती है, तो जब ए बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ए बी ओपन में डिफरेंशिएबल हो। तो अब इसी का एक विशेष केस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 0 मान लिया जाए, या एफ बी और एफ ए दोनों इक्वल ले लिए जाए। तो जब एफ बी और एफ ए इक्वल लेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो जब जैसे यहां आप लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज जो हुआ 0, तो ये अगर 0 रख दिया जाए तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आएगा, एफ डैश सी का वैल्यू 0 बाई बी माइनस ए, यानी आपका आ जाएगा। और चूंकि बी और ए डिफरेंट हैं, हमेशा अलग अलग पॉइंट हैं, तो इस कंडीशन में इनडिटर्मिनेंट आने की कोई बात नहीं है। तो जब एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू 0 हो तो उस केस में एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और वही स्टेटमेंट यहां है।
तो इस तरीके से अगर हम लोग MVT में FB इक्वल टू FA कंडीशन ऐड कर ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं FB माइनस FA को, तो हमको मिल जाता है F' का वैल्यू 0। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि MVT का ही एक स्पेशल कंडीशन है रॉल्स थ्योरम, या रॉल्स थ्योरम का मोर एक्सपेंडेड फॉर्म आपका हो जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। अब इस पर ये तो थ्योरम हुई और उसके कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब इस बात को जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह से पूछा जाता है, एक हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन एक रॉल्स थ्योरम पर और एक मीन वैल्यू थ्योरम पर क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है उसको समझ लेंगे कि क्या करना है उसमें। आइए, तो अब एक्सरसाइज जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5.8, उसमें रॉल्स थ्योरम और MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम दोनों पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 5.8 का दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो अब देखिए, ये तो हमारा फंक्शन दिया हुआ फंक्शन x के टर्म में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हियर f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8। ओके, अब इसके बाद इसको आगे जो रॉल्स थ्योरम में दिखाना है हमको कि ये कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल और फिर इक्वल टू FB है। तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को दिखाने के लिए हम दो तरह से लिख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन, या तो आप जानते हैं कि आइलेट के जो क्वेश्चन होते हैं अपने डोमेन में वो डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं, तो आप वो लाइन भी लिख सकते हैं कि यार f(x) इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस इन R ड्यू टू बीइंग एन अलजेब्रिक फंक्शन। ये लाइन लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा कि यार f(x) इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ड्यू टू बीइंग एन अलजेब्रिक फंक्शन। नाउ FA निकाल लेंगे, यानी F-4 निकाल लेंगे, F2 निकाल लेंगे, और उसके बाद अगर दोनों इक्वल आता है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे भी होगा। लेकिन हमको अल्टीमेटली इसमें F' निकालने की जरूरत पड़ती है, तो ये भी तरीका हम लोग ले लेते हैं कि पहले ही हम F' निकाल लेंगे, और जब F' निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका 2x प्लस 2 आएगा। तो जब F' निकाले मतलब हमने डिफरेंशिएशन किया और हमको रिजल्ट मिला। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो f' का रियल वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ लिख दें कि हियर f' इज डिफाइंड इन R फॉर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो देयरफॉर f' इज ऑल्सो डिफाइंड इन, अब जब पूरे रियल नंबर के सेट में डिफाइंड होगा तो उसके किसी भी पार्ट में, किसी भी सबसेट में वो डिफाइंड होगा। तो हम लिख सकते हैं, हमको जो डोमेन यहाँ दिया गया है -4 to 2, तो ये लिख दिए कि ये डिफाइंड होगा, क्योंकि -4 to जो ओपन इंटरवल में हो चाहे क्लोज इंटरवल में हो, वो हर रियल का ही पार्ट है, रियल का ही सबसेट है। तो जब रियल नंबर में डिफाइंड है तो इसमें भी डिफाइंड होगा और इसमें भी डिफाइंड होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये f' क्या है, f(x) का डेरिवेटिव है। तो जब f' डिफाइंड है मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जब डिफरेंशिएशन हो सकता है मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि जो काम करने लायक होगा वही तो आप कर सकते हैं, नहीं करने लायक होगा नहीं कर सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी वर्क कर लिया, इसका मतलब क्या कि वो काम करने लायक था। तो हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, मतलब ये डिफरेंशिएबल हुआ है, डिफरेंशिएशन होने लायक था। और जब डिफरेंशिएशन होने लायक था तो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होने लायक होगा। तो हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि ये जो डोमेन दिया गया है इसके क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस और ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम वही बात लिख रहे हैं कि देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 to एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 to। मोरओवर अब FA इक्वल टू AB निकलना है, तो A का वैल्यू यहाँ -4 है और B का वैल्यू 2 है। तो F-4 का वैल्यू हम कितना लिए, f(x) में पुट कीजिए, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, इसको सिंप्लीफाई किया 16 हो गया, 2 4 जाए -8 और -8 हो गया, 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी
एफ ए का वैल्यू हमारा आ गया 0। अब आते हैं एफ बी की तरफ। तो एफ बी के लिए हम 2 रखेंगे, तो एफ 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो 4, ये भी 4 माइनस 8, तो 4 ऐड हो जाएगा तो 8 होगा माइनस 8, तो ओवरऑल 0। तो यहां भी आपका 0 आया और ये भी 0 हो गया। तो देयरफॉर f माइनस 4 इक्वल्स टू F2, यानी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी का भी कंडीशन फुलफिल हो गया। जो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस वाला जो कंडीशन था वो फुलफिल था, यानी तीनों के तीनों कंडीशन यहां पर होल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगा। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर। अब रॉल्स थ्योरम जब अप्लीकेबल है तो उसके अनुसार रिजल्ट भी मिलना चाहिए। तो रिजल्ट क्या कर रहा था कि फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो वही बात हम लिखते हैं यहां पर कि फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू सी वी शुड हैव एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। और अब एफ डैश सी हम कैसे निकालेंगे, तो हम तो यहां पहले ही निकाल चुके हैं। हमने पहले कहा भी था कि एफ डैश निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स हमने निकाला था तो 2x प्लस 2 आया था। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो जब यहाँ x है तो जहां x रख रहे हैं, जब यहाँ c रखेंगे तो यहाँ c रखेंगे। तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2 हो गया। अब कहता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होने के लिए क्या चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाय, जब एफ डैश का वैल्यू पुट कीजिए 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दीजिए, चाहे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू आ गया हमारा -1। तो जब c का वैल्यू आ गया हमारा -1, तो अब देखना है कि ये c का वैल्यू हो सकता है कि यहाँ जैसे 1 आया, ये आपका पावर ज्यादा रहता तो आपका 2, 3, 4 मोर देन 1 भी ऑप्शन आ सकते थे। तो उसमें आपको यही देखना है कि कम से कम एक वैल्यू c का इसके ओपन इंटरवल के बीच में होना चाहिए, माना -4 और 2 के बीच में कोई कम से कम एक है कि नहीं। तो यहाँ तो एक वैल्यू आया ही है -1। अब -1 आप देख रहे हैं कि -4 से ज्यादा होता है, 2 से कम होता है, यानी -4 और 2 के ओपन इंटरवल के बीच में है। तो हम लिख देते हैं कि हियर c इक्वल्स टू -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to। तो रॉल्स थ्योरम यही कहता था, स्टेटमेंट उसका यही था। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, चाहे रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। यहाँ पर रॉल्स थ्योरम को प्रूव्ड भी बहुत लोग लिख देते हैं, चल जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन टेक्निकली आपको जानना चाहिए कि प्रूव्ड और वेरीफाइड दोनों में अंतर होता है। प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई नया चीज डिराइव किया, और वेरीफाइड का मतलब क्या है कि आपने डिराइव नहीं किया है, वो ऑलरेडी फैक्ट है, आपने किसी सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा उसको दिखा दिया है कि ये बात सही है। तो हम लोग भी इसमें जो रॉल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम है उसको प्रूफ नहीं करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। ये कंडीशन दिए जाते हैं, इस कंडीशन के आधार पर आप दिखाते हैं कि रॉल ने जो कहा है या जो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में बात कही गई है वो बात आपकी सही है। तो यहाँ आपका सी मिल गया। अगर मान लीजिए कि आपका सी का ऑप्शन 1 से ज्यादा आता है, तो ये भी हो सकता है कि कोई ऑप्शन ऐसा भी मिले, कोई पॉइंट ऐसा मिले जो अपार्ट फ्रॉम दिस डोमेन हो, तो उसको छोड़ देना है। लेकिन कम से कम जो इसके अंदर का मिल रहा है आपको उसी को एक्सेप्ट करना है वहां पर और वेरीफाइड कर देना है। इसके बाद आते हैं, इसमें आगे के भी कुछ क्वेश्चन है जो समझने वाली बात है, और इसके बाद एक मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग करेंगे। तो पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। सेकंड में कह रहा है कि एग्जामिन if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions, can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि Rolle's थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। तो Rolle's थ्योरम अप्लीकेबल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहले कंडीशन में देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, और आप पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, जानते भी हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जो डिसकंटिन्यूअस होगा तो पहला ही केस खत्म, तो नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कि हियर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल पॉइंट, देयरफॉर Rolle's थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। एक लाइन में काम खत्म। दूसरा भी वही चीज है, इंटरवल आपको दिया है, तो जब किसी रियल नंबर के लिए नहीं होता है तो इसमें भी इंटीजर हैं,
5 और 9 के बीच में तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है कि 5 और 9 के बीच में ओपन इंटरवल दिया रहता तो वहां हो जाता, तो क्लोज में कंटिन्यूअस देखना है। क्लोज इंटरवल में दो रियल नंबर के बीच में आपका ही हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। फिर तीसरा में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल तो है, कंटिन्यूअस भी है, तो दो केस तो यहां पर होल्ड हो जाता है। लेकिन जब f1 की बात करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा आपका। तो इसलिए एफ ए इक्वल टू एफ बी का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो उसमें पहला दो कंडीशन फुलफिल होता है, तीसरा कंडीशन नहीं फुलफिल होता है, इसलिए वहां भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो ये ऐसे लिख देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एफ डिफाइंड बाई -5 to 5 related to r is differentiable function and if this x does not vanish anywhere, then prove that f minus 5 not equal to f5। यहां भी आपको यह चीज लिखना है, लैंग्वेज में लिखने वाला टॉपिक है ये। तो यहां पर ये देखना है कि हमको ये फंक्शन डिफाइंड है और कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, तो लिखेंगे आप क्या कि सिंस given that the function is differentiable in the given domain, therefore it is continuous in -5 to 5 close interval and differentiable in open interval -5 to 5. Now given that f dash x does not vanish anywhere, it means f dash x, उसके लिए आपका हिंट क्या होगा, तो f dash x not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी फॉर एनी पॉइंट, चाहे एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन जो डोमेन आपका दिया है -5 और 5, ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे जो थ्योरम के अनुसार चाहिए। तो यहां पर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन -5 to 5, ये मीनिंग हुआ कि आपका वेनिश नहीं करता है, इसका मतलब कि ये कंडीशन एफ डैश एक्स चाहे एफ डैश सी भी आप लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, और जब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, अब उसमें ये भी आप दे चुके हैं कि 3 कंडीशन था जिसमें 2 ऑलरेडी एक्सेप्टेड है या ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो निश्चित रूप से आपका तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप वहां लिखेंगे कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 इन -5 to 5 open interval, therefore Rawls theorem must not be satisfied। Therefore, but we see that or we find that the first 2 conditions of Rawls theorem are applicable here, therefore the third condition is not applicable, it means f minus 5 not equal to f5, और यही आपका दिया हुआ है, प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद एक मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी इसी प्रोसेस से चलना है, सारा स्टेप यही रखना है आपको। यहां भी फंक्शन देंगे, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल के लिए लिख लेंगे, एफ ए और एफ बी आप निकालेंगे। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें f1 निकालेंगे तो 1 का निकालने पर आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -4 × 1 -3। तो इसको हम लोग हिंट करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, और बाकी स्टेप सब कुछ ऐसे ही रखना है। ठीक, इसमें 4 नंबर का हिंट थोड़ा हम दे दे रहे हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3 दिया हुआ है, तो एफ डैश आप निकालेंगे तो 2x -4 हो गया। ये सारे रियल नंबर के लिए है, तो जो इंटरवल 1 और 4 दिया हुआ है, तो क्लोज इंटरवल 1 4 में कंटिन्यूअस और ओपन में आपका होगा ही। इसके बाद f1 और f4 जैसे रोल्स थ्योरम में निकाल रहे थे वैसे ही निकालना है, इसमें भी दोनों का स्टेप लगभग सेम है। तो f1 का वैल्यू निकाले तो आपका आया -6, f4 का वैल्यू निकाले तो आया -3। अब देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है यानी थर्ड केस एप्लीकेबल नहीं है रोल्स थ्योरम का, तो ये बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। तो लिखेंगे कि यार f1 नॉट इक्वल टू f4, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब उसके बाद ये एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी का वैल्यू क्या होना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार कि एफ बी माइनस एफ है बाई बी माइनस ए। तो एफ डैश सी का वैल्यू जब
ये आया है एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x माइनस 4, तो यहाँ 2c माइनस 4 लिख सकते हैं। इसका एफ बी और एफ ए का वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 आया नीचे भी 3, तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1 आएगा। तो 2c का वैल्यू कितना हो जाएगा 145 हो गया। c का वैल्यू आपका आया 5/2, पॉइंट में ले लेंगे तो 2.5 आया। और आप देख रहे हैं कि ये 2.5 जो है 1 और 4 के बीच में है, तो हेंस MVT वेरीफाइड। और इसी तरीके से आपका नेक्स्ट, तो किसी भी थ्योरम को वेरीफाई करना हो तो रोल थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम इसी स्टेप से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे बना सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि आप देख लीजिए कि MVT वेरीफाइड एप्लीकेबल है कि नहीं। जो आपका सेकंड एग्जांपल दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिए गए थे तीनों स्टेप वाले, तो उसमें देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले हैं, तो उन दोनों में वो MVT भी नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन तीसरे केस में चूंकि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और ओपन में डिफरेंशिएबल हो जाएगा ड्यू टू बीइंग अलजेब्रिक फंक्शन, इसलिए वो आपका मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसके अदर बुक से भी जो क्वेश्चन है बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझ लीजिए, चूंकि ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके अंदर 5 एक्सरसाइज मिलेंगे, 5 टॉपिक से रिलेटेड, हम लोग उस पर एक एक करके बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अपने चैनल आपको फायदा दे रहा है, अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट हमेशा मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।